हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण की। क्लास 10th की बुक के अंदर अपवर्तन के 3 उदाहरण दिए गए हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रमशः इनको हम समझते चले जाएंगे। फर्स्ट, सूर्योदय व सूर्यास्त के कुछ बाद तक सूर्य का दिखाई देना। इस पॉइंट को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, सूर्योदय से 2 मिनट पहले व सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। सुबह होने से पहले 2 मिनट पहले और शाम को 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन के उदाहरण पढ़ रहे हैं तो इसका कारण क्या होगा, इसको हम यहां समझेंगे। यह हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी, ये क्षैतिज लाइन मॉर्निंग में यानी सूर्योदय में 2 मिनट पहले सूर्य इस स्थान पर है, क्षैतिज से नीचे है। यहां कोई पृथ्वी पर कोई बंदा है, यह हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण। सूर्य की लाइट आएगी और हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद ये लाइट इस प्रकार से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी इस प्रकार से? क्योंकि यहां नॉर्मल अभिलंब, क्लास 10th के अंदर आपने पॉइंट पढ़ा है अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन में क्लास में मैंने बताया था, जब कोई लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, कहने का मतलब है हवा से पानी में आ रही है, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नीचे पानी, लाइट आई, प्रवेश करते समय इस प्रकार से न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। तो यही घटना हमारे एटमॉस्फेयर में भी होगी। जब लाइट सूर्य की हमारे वातावरण में प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद बैंड होगी, क्योंकि अपवर्तन के अंदर बैंड नहीं होगी तो अपवर्तन होगा नहीं। अपवर्तन के लिए किरण का बैंड होना जरूरी है, और ऐसा माध्यम अपने एटमॉस्फेयर में भी बन जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, सूर्य के पास वाला माध्यम विरल होता है, यानी थोड़ा रिक्त होता है। और अगर हम पृथ्वी की ओर बात करेंगे तो यहाँ का माध्यम थोड़ा सघन होगा। कहने का मतलब, हम एक ठंडी पानी की बोतल को खुली हवा में रख दें तो उसके चारों तरफ पानी की बूंदें जम जाती है। तो ये बूंदें पानी की बोतल में से नहीं आ रही है, ठंडी हवा के टकराने के कारण हवा पानी में तब्दील हो रही है। यहाँ इसका मतलब हमारे वातावरण में पानी है। अब पानी वाला माध्यम कौन सा होगा? सघन। और हवा वाला माध्यम कौन सा होगा? विरल। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण आती है तो उस घटना को ही अपवर्तन बोलते हैं। और जब वह आते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो किरण होती है अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसके पास आएगी। तो ये जो व्यक्ति खड़ा है पृथ्वी पर, इसकी आंख में जाकर लगेगी। आंख में जाकर लगने के कारण ये जो सूर्य है 2 मिनट पहले थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, यानी आभासी, झूठा। सूर्य 2 मिनट पहले झूठा दिखाई देगा। इसको इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, अगर कोई भी हमारे पास कोई सिक्का हो, उसको पानी से भरी बाल्टी में फेंक दो, अब वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण ये है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है और यहाँ विरल से सघन में जा रही है, तो बैंड जरूर होगी किरण। अब बैंड होगी तो इसका आभासी चित्र ऊपर की ओर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनने के कारण इसको 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई दे जाता है। और इसी प्रकार से सूर्यास्त शाम के समय भी होता है और सुबह के समय भी होता है। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय दोनों के समय ऐसी घटना होती है। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना,
क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन, ये इसका आंसर होगा। चलो इसको लिखेंगे कैसे? अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है तो इसको लिखेंगे कैसे? इसका कारण लिखने के बाद हम लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो विरल से सघन माध्यम में आ रहा होता है। विरल से सघन माध्यम में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। जिसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को वातावरण का अपवर्तन कहते हैं, वातावरणीय अपवर्तन कहते हैं। तो इसका मेन कारण हो गया वातावरणीय अपवर्तन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको खुद से नोट्स बना सकते हैं। वर्ण विक्षेपण इसके बाद हम पॉइंट सिखाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अपवर्तन का दूसरा उदाहरण वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का बिखरना। वर्ण का मतलब कलर, विक्षेपण का मतलब बिखरना। इसको हम एक प्रिज्म की सहायता से समझेंगे। प्रिज्म का क्या होता है? प्रिज्म इस प्रकार का होता है। अगर प्रिज्म ग्लास का होता है, अगर उसका सरफेस देखोगे तो वो प्रिज्म इस प्रकार से होता है जो टोटल ग्लास का होता है। इसमें से व्हाइट लाइट को पास किया जाएगा, व्हाइट लाइट को गुजारा जाएगा। अब इसको समझाने के लिए हम इस स्थान पर इसको समझाएंगे। ये एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश किरण, जो श्वेत प्रकाश किरण है अपवर्तन के बाद सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि अपवर्तन का नियम है अपवर्तन के बाद किरण बेंड होती है। तो बेंड होकर किरण इस ओर जा रही है। बेंड होकर किरण इस ओर जा रही है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 कलर में विभाजित हो जाती है, जिसे हम विबग्योर नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रम में जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं विबग्योर क्रम से। श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग की पट्टिका में विभक्त हो जाती है। जो ये पट्टी होती है इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और जो इसका साइंटिस्ट था उसे न्यूटन ने इसे खोजा था। स्पेक्ट्रम की खोज न्यूटन ने की थी, इसलिए इसका खोजकर्ता न्यूटन हो गया। विबग्योर क्रम में नीचे से ऊपर की ओर ये ऑर्डर होता है। सबसे नीचे होता है वो वायलेट होता है, बैंगनी सबसे नीचे होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। इसकी जो तरंग लंबाई होती है वो सबसे कम होती है। इस कारण जो बैंगनी रंग है स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे आता है, क्योंकि इसकी न्यूनतम तरंग लंबाई होती है। न्यूनतम तरंग लंबाई होती है, तरंग लंबाई बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो लाल रंग की तरंग लंबाई होती है वो सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक तरंग लंबाई। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि स्पेक्ट्रम के अंदर लाल किरण सबसे ऊपर क्यों? तो आप आंसर दे सकते हो क्योंकि लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे ज्यादा होती है, या लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। स्पेक्ट्रम के अंदर बैंगनी कलर सबसे नीचे क्यों? क्योंकि जो बैंगनी कलर की किरण होती है उसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है। इस कारण बैंगनी कलर स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे चला जाता है। जो विबग्योर क्रम का सेटलमेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर रहेगा, और वो विबग्योर क्रम है वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है।
इसे हिंदी में बेजानी हप्पी नाला नाम से जाना जाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये नीचे से ऊपर की ओर ऑर्डर होता है। क्रम का इसमें ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर। ये डायग्राम बोर्ड में बना देना है और ये वर्ण विक्षेपण के बारे में लिखना है। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंग की पट्टिका में विभाजित हो जाती है। इस घटना को विक्षेपण कहते हैं, परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं, क्योंकि लाइट का बिखरना ही विक्षेपण और परिक्षेपण होता है। स्पेक्ट्रम को अलग से भी हम लिख सकते हैं। स्पेक्ट्रम में हम लिख सकते हैं प्रकाश के 7 रंगों की बनी पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को विभज्योर क्रम में नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित किया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे अपवर्तन के उदाहरण। तीसरा, पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमारे को क्रांतिक कोण को समझना होता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। चलो आओ हम समझते हैं क्रांतिक कोण को। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सरल रेखा में तो जाएगी नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हो जब सघन से विरल माध्यम में जाओ या विरल से सघन माध्यम में आओ तो सरल रेखा में न जाकर बैंड होएगी, क्योंकि बैंड नहीं होएगी तो अपवर्तन नहीं होगा। यह होता है अभिलंब। अब ये किरण सघन से विरल माध्यम में आ रही है, जो सघन से किरण विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि यहाँ जो लाइट की स्पीड है वो थोड़ा कम है और यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि पानी के अंदर लाइट धीरे चलेगी और हवा में आते ही लाइट तेज हो जाएगी। तो स्पीड तेज होने के कारण लाइट खड़ी हो गई, मतलब अभिलंब से परे हट गई, दूर हट गई। चलो, यहाँ एंगल I होता है, यहाँ एंगल R होता है। एंगल I को हम बोलते हैं आपतन कोण, एंगल R को बोलते हैं हम अपवर्तन कोण। अगर आपतन कोण को हम बढ़ाएंगे, अगर आपतन कोण को हम बढ़ाएंगे अगर एंगल I यानी आपतन कोण को हमने बड़ा किया तो अपवर्तित कोण भी बड़ा हो जाएगा। अपवर्तित कोण बड़ा होकर 90 डिग्री से गुजर गया। कितने से गुजर गया? 90 डिग्री से गुजर गया। यही जो एंगल है वही क्रांतिक कोण है, यही जो एंगल है वो के क्रांतिक कोण है। चलो आओ, क्रांतिक कोण क्या होता है। अगर अलग से क्वेश्चन बनता है तो लिखना है क्रांतिक कोण के बारे में। जब आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री बना दे क्रांतिक कोण कहलाता है। आपतन कोण I होता है, इसका वह मान जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री बना दे, मतलब ऊपर वाले कोण का वह मान जो नीचे वाले कोण को 90 डिग्री बना दे, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल I का वह मान जो एंगल R को 90 डिग्री बना दे, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण में हमने सीखा एंगल I का वह मान जो एंगल R को 90 डिग्री बना दे, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण वह स्थिति होती है जहां किरण का ना तो परावर्तन होता है और ना अपवर्तन होता है, क्योंकि किरण किसी सरफेस से टकराकर, किसी भी सरफेस से टकराकर पुनः लौटती है तो वो परावर्तन होता है। अगर कोई भी किरण किसी सरफेस के अंदर एंटर हो जाए, अंदर चली जाए, तो वो अपवर्तन होता है। परावर्तन, अपवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो परावर्तन हो रहा है और ना अपवर्तन होता है। किरण ना तो ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है, सरफेस के लेवल में चल रही है। तो यही क्रांतिक कोण है। अब इस क्रांतिक कोण को हमने बड़ा किया,
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया जाए, एंगल आई को क्रांतिक कोण से भी बड़ा किया जाए, तो किरण विरल माध्यम में नहीं जाती, मतलब नीचे के माध्यम में नहीं जाती, विरल माध्यम में नहीं जाती, बल्कि उसी सघन माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है, पुनः परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना और क्रांतिक कोण से बड़ा कोण करने पर किरण सघन के माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में आ जाना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। हम अपवर्तन के उदाहरण पढ़ रहे हैं। तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पॉइंट में ही परावर्तन है। जब हम अपवर्तन का उदाहरण पढ़ रहे हैं और नाम परावर्तन आ रहा है, तो इससे साफ पता लग रहा है कि अपवर्तन होते होते परावर्तन हो जाए, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन होते होते परावर्तन हो जाए, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले क्रांतिक कोण के बारे में लिखना है। एंगल आई का वह मान जो एंगल आर को 90 डिग्री बना दे, क्रांतिक कोण कहलाता है। फिर लिखना है कि क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा करने पर किरण विरल माध्यम में नहीं जाती, अपितु उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम से वो गई थी, यानी सघन माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। प्रकाशिक तंतु में से जब प्रकाश गुजरता है तो किस प्रकार से गुजरता है, चटका कांच चमकता है, खाली प्रज्ञानली होती है, उसको पानी में डालने पर वो भी चमकने लग जाती है।